वह मॉल मुंबई का सबसे बड़ा मॉल था, जो किसी की और का नहीं बल्कि आदित्य का ही था, जहाँ पर लोगों की प्राइवेसी का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता था। साथ ही वहाँ पर प्राइवेट रूम भी थे। आदित्य नैन्सी को लेकर एक प्राइवेट लिफ्ट से होकर एक प्राइवेट रूम में पहुंचा। वहीं उसके पीछे पीछे जा रही नैन्सी बेमन से इधर उधर देख रही थी। उसे शॉपिंग से ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से उसे आदित्य पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह वापस से उसे मेहनत करवाने वाला था। उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि कोई उसे कपड़ों पर टोका टोकी करे। उसे किसी भी चीज़ में भी ये इससे पसंद नहीं था। वह यह भी सोच रही थी कि आखिर वह इंडियन ड्रेस पहनेगी कैसे। उसमें तो आज तक कोई भी इंडियन ड्रेस पहनी ही नहीं थी। उसने हमेशा ही वेस्टर्न ड्रेस ही पहनी थी, जिसकी वजह से वह यह सोच ही रही थी कि आखिर उस पर इंडियन ड्रेस कैसी लगेगी। हालांकि वह जानती थी कि पहले वाली नैन्सी कैसी लगती थी, लेकिन अब वह उसके शरीर में थी, जिसकी वजह से उसे ये सब कुछ काफ़ी अजीब लग रहा था। वहीं आदित्य उसे प्राइवेट रूम में लेकर जाकर वहाँ पर रखे हुए सोफे पर बैठ गया। वहीं नैन्सी खड़े होकर इधर उधर इरिटेशन से अपनी नजरें दौड़ा रही थी। वहां पर काफी खूबसूरत खूबसूरत ड्रेसों को रखा गया था। वहीं आदित्य के पास कुछ फीमेल स्टाफ आई और उन्होंने शर्माते हुए आदित्य से पूछा, हेलो सर, बोलिए हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। जिस पर आदित्य ने नैन्सी की तरफ देखते हुए कहा, उनके लिए कोई अच्छी से इंडियन ड्रेस निकालो। वह ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए, बल्कि लाइट ही होनी चाहिए। उसकी कही हुई बात को सुनकर उन फीमेल स्टाफ ने वहां खड़ी हुई नैन्सी की तरफ देखा। नैन्सी की खूबसूरती को देखकर तो जैसे सभी के रोम रोम में आग लग गई थी। आखिरकार कोई इतना ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो सकता है। हालांकि उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि नैन्सी आखिरकार आदित्य की क्या लगती है, क्योंकि आदित्य की शादी के बारे में किसी को भी नहीं पता था। लेकिन वह लोग सिर्फ अंदाज़ा लगा रही थी कि आखिरकार ये कौन हो सकती है। फिर एक स्टाफ ने आदित्य के आने आगे अपना सर झुकाकर कहा, ओके सर, हो जाएगा, लेकिन आपको किस टाइप में इंडियन ड्रेस चाहिए, कोई साड़ी या फिर कोई अनारकली सूट। जिस पर आदित्य ने नैन्सी की तरफ ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, साड़ी। उसकी कही हुई बात सुनकर नैन्सी उसकी तरफ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगी। उसे साड़ी पहननी नहीं आती थी, और फिर अगर वह पहन भी लेती तो वह चलेगी कैसे। जिससे उसने जल्दी से मना करते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे शादी नहीं पहनना, मुझे नहीं आता और ना ही उसे पहन सकती हूँ, इसलिए ड्रेस चेंज करो। जिस पर वह फीमेल स्टाफ उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी कि ये पागल लड़की है क्या, जानते हुए किससे बात कर रही है। वहीं आदित्य ने उसकी तरफ बिना देखे नैन्सी को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए उस फीमेल स्टाफ से कहा, मैंने जो कहा है वही करो। जिस पर नैन्सी उसे छोटी आंखें करके देख रही थी, जिस जिस पर आदित्य ने उसे बिल्कुल भी नहीं देखा। वहीं उस फीमेल स्टाफ ने अपनी जलन को दबाते हुए नैन्सी के पास आकर जाकर कहा, प्लीज़ चलिए मैम। जिस पर नैन्सी ने घूरते हुए आदित्य की तरफ देखा और फिर अपनी तीखी नज़रों से उसे घूरते हुए अपने मन में कहा, तुझे तो मैं सही में देख लूँगी, ब्लैक हेड कहेंगे। और फिर वह उस फीमेल स्टाफ के पीछे पीछे चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। वहीं उसके जाने के बाद आदित्य के चेहरे पर एक डबल स्माइल आ गई। वह चाहता था कि उसे साड़ी पहनना नहीं आता, लेकिन उसे अपना बदला भी तो लेना था, जिससे उसने जानबूझकर ये किया था। 30 मिनट बाद चेंजिंग रूम का दरवाजा खुला तो आदित्य, जो कि अपने फ़ोन में नजरें गड़ाया था, उसने अपना सिर उठाकर उसे देखा तो वहाँ से देखता ही रह गया। नजरें जैसे वहीं पर जम गई। वहाँ पर नैन्सी खड़ी हुई थी, जिसने गहरी रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी। उसके बाल पूरी तरीके से खुले हुए थे और होठों पर रेड कलर की हल्की सी लिपस्टिक लगी हुई थी और वह उसमें भी काफ़ी बवाल लग रही थी। आदित्य जैसे अपनी पलकें झपकाना तक भूल गया था। वहीं नैन्सी के चेहरे पर इरिटेशन को साफ देखा जा सकता था। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह अभी इस साड़ी को उतार के फेंक दे और यहाँ से चली जाए, लेकिन वह जैसे तैसे अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही थी। वहीं फीमेल ने आकर कहा, सर, मैडम तैयार है। उसकी कही हुई बात को सुनकर आदित्य थोड़ा चेप गया और फिर उसने नैन्सी को आंखों में देखा तो वह उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। जिस पर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और कहा, नॉट बैड, कमाल लग रही हो, फैमिली खुश हो जाएगी। जिस पर नैन्सी की आंखें और छोटी हो गई। वहीं आदित्य खड़ा हुआ और बोला, फिर चलो।
और वह नैन्सी की तरफ देखते हुए उसके पास पहुंचा हुआ है। एक एक कदम उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बढ़ा रहा था। फिर उसके पास जाकर उसने उसकी पतली सी नाजुक कमर में हाथ डालकर उसके कान के बिल्कुल पास जाकर एक वर्ड को काफी सेड्यूस करने वाली आवाज में कहा, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, ब्यूटीफुल बीबी, चलो चलते हैं। उसने जैसे ही नैन्सी की कमर को हाथ रखा वैसे ही नैन्सी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने जल्दी से उससे दूर होना चाहा, लेकिन आदित्य की पकड़ इतनी मजबूत थी कि नैन्सी खुद को छुड़ा ही नहीं पाई। वहीं आदित्य को खुशी हो रही थी उसे ऐसे देखकर। नैन्सी ने जल्दी से उसे घूरते हुए कहा, क्या कर रहे हो ये? जिस पर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी बीवी को पकड़ रहा हूँ। क्यों? जिस पर नैन्सी ने घूर कर कहा, हमारी क्या बात हुई थी? हमारी शादी शादी नहीं है, सिर्फ समझौता है, और तुमने ही मुझे दूर रहने को बोला था। अब पास आना बंद करो। जिस पर आदित्य ने एक क्लेवर स्माइल के साथ कहा, तो मैं ही आ रहा हूँ। फिर उसने अपने हाथ अपनी पहनी हुई वॉच की तरफ दिखाते हुए कहा, और मैंने कहा ना, मेरी से बहस मत करो। वैसे भी हमें जल्दी से घर पहुंचना है, इसीलिए जल्दी चलो। और वह उसकी कमर पर हाथ रख कसते हुए आगे की तरफ बढ़ गया। वहीं नैन्सी को सच में सारी पैर चलना नहीं आता था, जिससे उसके अचानक से आगे बढ़ने से नैन्सी का बैलेंस बिगड़ गया और वह एकदम से मुंह के बल गिरने ही वाली थी कि आदित्य ने जल्दी से उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और उसे संभाल लिया। वहीं यह होती देखकर वहां पर खड़ी हुई सारी स्टाफ ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। वहीं गिरने की डर की वजह से नैन्सी ने अपनी अपनी आंखों को बंद कर लिया था। साथ ही उसने आदित्य के कॉलर को काफी कसकर पकड़ लिया था। वहीं आदित्य, जिसने उसकी कमर को पकड़ रखा था, जब उसने नैन्सी को ऐसे देखा तो वह जैसे उसके चेहरे में ही खो गया। नैन्सी इस वक्त किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। उसका चेहरा वक्त काफी ज्यादा मासूम लग रहा था, जिसे देखकर आदित्य की तो जैसे नजरें ही नहीं हट रही थी। साथ ही उस वह नैन्सी को इस बार काफी ज्यादा पास से देख रहा था, जिससे उसका खूबसूरत सा चेहरा उसे काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। वहीं जब नैन्सी को एहसास हुआ कि वह गिरी नहीं है, तो उसने अपनी आंखों को खोलकर देखा तो उसे भी आदित्य का चेहरा अपनी आंखों के सामने दिखाई दिया। वहीं आदित्य नैन्सी को देखते देखते उसके आंखों के सामने किसी लड़की का चेहरा वापस से घूमने लगा। उसका एटीट्यूड, उसकी आंखें, उसका खूबसूरत सा काफी फुर्सत से तराशा हुआ चेहरा, ये सब उसके दिमाग में चलने लगा था। वहीं आदित्य को इतने करीब देखकर नैन्सी हल्दी से हड़बड़ा गई और खड़ी होने लगी। वहीं उसकी हलचल करने की वजह से आदित्य अपने सेंस में वापस आ गया। उसका चेहरा पूरी तरीके से एक्सप्रेशन लेस हो गया था। उसने जो नैन्सी को कमर को पकड़ रखा था, उसने जल्दी से उसके हाथ पर से अपना हाथ डाले, जिसकी आंखों में अब गुस्से को साफ देखा जा सकता था। उसने वहां से जाते हुए कहा, जल्दी से कार के पास आओ, और वह कहते हुए वहां से निकल गया। वहीं उसके जाने के बाद नैन्सी बौखलाते हुए उसके पीछे से देख रही थी, आखिर ये लड़का है क्या, अभी उसे परेशान कर रहा था और अब गुस्से से चला गया। मतलब इसकी प्रॉब्लम क्या है? अभी पकड़े हुए था ना, और कैसे मैं आऊँ, मुझे चलना ही नहीं आता। वह उसे जब तक कुछ बोलती तब तक वह वहाँ से चला गया था, जिसे देखकर उसने गुस्से से मन ही में कहा, ये लड़का, सच में इसकी जान ले लूँगी, मैं कैसे जाऊँगी। उसे आदित्य पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह अभी उसकी जान ले ले, लेकिन अफसोस वह ये कर नहीं सकती थी। साथ ही एक तो उसे अपनी साड़ी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका पल्लू को संभालती तो है, मुंह पे बल गिरती, और जब वह नीचे साड़ी को पत्नियों को संभालती तो उसका पल्लू नीचे आ जाता, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह साड़ी निकाल कर फेंक दे। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिरकार वह कार के पास कैसे जाएगी। साथ ही उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि किसी के कहने पर कैसे चल सकती है वह, लेकिन वह जानती थी इस वक्त उसे यह करना ही होगा, जिस वजह से उसने जैसे तैसे अपनी साड़ी को खुद को और पल्लू को संभालते हुए बड़ी मुश्किल से कार की तरफ जाने लगी। वहीं उसे इस तरीके से चलते हुए और परेशान देखकर वह फीमेल स्टाफ मंद ही मंद हंस रही थी। वहीं इस चीज़ को जब नैन्सी ने एहसास हुआ तो उसने उन सभी को खा जाने वाली नज़रों से घूर कर देखा। उसकी नज़रों को जैसे ही सभी के महसूस किया, सभी की बोलती जैसे बंद हो गई और सभी ने जल्दी से अपना चेहरा नीचे कर लिया, जिसे देखकर नैन्सी उन्हें इग्नोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ गई। वहीं आदित्य कार के पास पहुंचा तो उसे खुद पर ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से के साथ कार पर मुक्का मारते हुए कहा, आखिरकार तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? कोई भी लड़की तुम्हारे करीब नहीं आ सकती, कोई भी नहीं।
और वह लड़की तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए उस लड़की से दूर रहो, बिल्कुल दूर। उसे खुद पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसे वह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वहीं 10 मिनट बाद नैन्सी तैसे तैसे करके कार के पास पहुंची और वह कार के दरवाजे को खोलकर अंदर जैसे ही बैठे उस वैसे ही उसने अपने सर को किसी थके हुए बच्चे की तरह पीछे सीट से टिका दिया और गहरी सांस लेने लगी। उसकी साड़ी भी थोड़ी सी अजीब हो गई थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी साड़ी में चलना नहीं आता था। वह जैसे तैसे चलकर आई थी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि आदित्य होगा। यह याद आते ही उसकी आंखें खुल गई। वह गुस्से से अपनी उंगली दिखाकर गुस्से से आदित्य की ओर से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे इसके आगे। वह कुछ भी बोलती कि आदित्य ने गुस्से से उसके मुंह को बंद कर दिया और उसकी तरफ आंखें डालकर गुस्से के साथ कहा, चुप, बिल्कुल चुप, शांति से कार में बैठो, अपना मुंह चलाने की जरूरत नहीं। अगर एक वर्ड मुंह से बाहर निकला ना तो यहीं पर छोड़ दूंगा, फिर भटकते रहना यहीं पर। इसलिए कुछ भी बोलने की हिम्मत भी मत करना और मुझसे बिल्कुल दूर रहना, पास आने की कोशिश भी मत करना, बिल्कुल भी नहीं। उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल थी, जैसे कि उसने खून उतर आया था। ये बोलकर उसने अपना हाथ उसके चेहरे पर से हटा लिया और बाहर की तरफ देखने लगी। वहीं उसका ये रूप और गुस्सा देखकर नैन्सी को अपनी आप बोलती बंद हो गई थी। पता नहीं क्यों वह जैसे बिल्कुल चुपचाप से बैठ गई थी। हालांकि उसे गुस्सा आ रहा था कि उसकी कहाँ गलती है। पास तो वह खुद आ जाता है आया था, ना कि वह खुद गई थी। वहीं ड्राइवर ने डरते हुए कहा, कार को स्टार्ट कर दिया था। क्या होगा आगे? कहानी कौन लड़की है जो हमेशा आदित्य की यादों में रहती है? क्या उसका आदित्य के साथ कोई कनेक्शन है? आखिर क्यों आदित्य लड़कियों से नफरत करता है? 1 घंटे बाद ओबरॉय मैंशन की पार्किंग लॉट में आदित्य की कार रुकी। 1 घंटे तक कार में जैसे बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। किसी ने भी कोई भी बात नहीं की थी, तो दोनों ही चुपचाप से बैठे हुए थे। जैसे ही कार रुकी वैसे ही आदित्य ने कार के दरवाजे को खोलकर बाहर आ गया। उसने नैन्सी के लिए रुकना जरूरी भी नहीं समझा और वह वहां से अपनी लंबी लंबी कदमों को बढ़ाते हुए मैंशन के अंदर तरफ जाने लगा। वहीं उसके वहां से जाने के बाद नैन्सी गुस्से के साथ उसी तरफ ही देख रही थी। तभी ड्राइवर नैन्सी के दरवाजे के पास आया और उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट से साथ दरवाज़ा खोल दिया और नैन्सी को बाहर निकलने के लिए कहा, जिस पर नैन्सी अपने गुस्से को घूंट को पीते हुए अपनी साड़ी को संभालते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ नीचे उतरी। फिर धीरे धीरे से वह भी अंदर की तरफ बढ़ जाने लगी। वहीं आदित्य मैंशन के मेन डोर पर पहुंचा तो वहां पर बीना जी काफ़ी देर से उनका ही वेट कर रही थी। उन्होंने जैसे ही आदित्य को आते हुए देखा, वैसे ही खुशी से उनका ठिकाना नहीं था। अरे आदित्य, तुम अकेले आए हो? हमारी बहू कहाँ है? आदित्य जो कि गुस्से में था, उसके दिमाग से यह वही लड़की चल रही थी। उसने जैसे ही बीना जी की आवाज़ सुनी, वह अपने सेंस में वापस आया और उसने अपना सिर उठाकर बीना जी की तरफ देखा। उन्हें देखते ही उसका सख्त चेहरा थोड़ा सा नरम पड़ गया और उसने सबसे पहले उनके पैर छुए। फिर बीना जी ने वापस से वही सवाल किया, आदित्य तुम क्या अकेले ही आए हो? मैंने तुमसे किसी को लाने के लिए कहा था ना। तुम्हारी वाइफ कहाँ पर है? जैसे ही बीना जी के मुंह से आदित्य ने यह सुना, उसे याद आया कि उसे किस तरीके से नैन्सी पर गुस्सा किया था और वह उसे कार में छोड़कर आ गया था। वहीं बीना जी की ने वापस से सवाल किया, क्या हुआ बताओ ना, तुम लेकर आए हो या नहीं? जिस पर आदित्य कुछ बोलता, तभी बीना जी की नज़र गार्डन की तरफ से आ रही नैन्सी पर पड़ी, जो कि अपने आप में उलझी हुई थी। जब वह कभी अपने पल्ले को संभाल रही थी तो कभी कभी अपनी साड़ी की पटलियों को। यह सब काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रहा था। वही मीना जी ने जब उसे देखा तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अरे बहू, हमारी बहू अभी आ गई। और वह जल्दी से नैन्सी की तरफ चली गई। वहीं आदित्य ने जब यह सुना तो उसने भी उस तरफ देखा तो उसकी नज़र भी नैन्सी पर गई, जो कि खुद में ही उलझी हुई थी। तभी अचानक से वह जैसे गिरने ही वाली थी कि वहीं बीना जी ने नैन्सी के पास पहुंचकर जल्दी से उसे पकड़ते हुए कहा, अरे बेटा ध्यान से, तुम्हें साड़ी पहनने की क्या जरूरत थी जब तुम्हें इसमें चलना ही नहीं आता। वही नैन्सी की बेचारी दूसरी बार साड़ी की वजह से गिरते गिरते बची थी। उसने जब किसी लेडी की आवाज़ सुनी तो उसने सर पर उठाकर देखा और सामने बीना जी को देखकर वह थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। लेकिन फिर अचानक से उसके दिमाग में एक तस्वीर क्लिक हुई, जिससे उसे याद आया कि यह आदित्य की माँ है, जिससे उसने खुद को संभालते कहा, ओह सॉरी आंटी।
मुझे सच में पहननी नहीं आती और ना ही मुझे इसमें चलना आता है। और वह जल्दी से खुद को ठीक करने लगी, जिस पर बीना जी ने मुस्कुराकर कहा, इतना नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई टिपिकल सास नहीं हूँ। और ये आंटी क्या बोल रही हो? तुम मुझे अपनी माँ बुला सकती हो। जिस पर नैन्सी ने एक फीकी स्माइल दे दी। वहीं बीना जी ने उसके चेहरे को पकड़कर कहा, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हें ये साड़ी पहनने की क्या ज़रूरत थी? अभी गिर जाती तो सही में कितनी चोट लगती। उसकी कही हुई बात को सुनकर नैन्सी ने घूर कर पीछे खड़े हुए आदित्य की तरफ देखा, जिसने उसे अपनी तरफ घूरते हुए देखकर एक कोल्ड लुक दिया। लेकिन नैन्सी को क्या कम थी, उसने भी उसे घूरना बिल्कुल भी छोड़ा नहीं। बीना जी ने नैन्सी की नजरों को पीछा करते हुए आदित्य की तरफ देखा तो वह समझ गई कि जरूर ये आदित्य ने ही कहा होगा, जिसकी वजह से उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने की। तुम जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो वही पहन सकती हो। फिर उन्होंने आदित्य को अपने पास आने के लिए कहा, जिस पर आदित्य उसके पास आया तो उन्होंने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, क्या जरूरत थी मेरी बहू को परेशान करने की? और अगर परेशान किया तो ऐसे उसे अकेले कैसे छोड़ दिया? देख नहीं रहे थे उसे चलना नहीं आता तो उसकी हेल्प करें। जिस पर आदित्य की बोलती बंद हो गई। वहीं यह सुनकर तो नैन्सी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह हैरानी से बीना जी को देख रही थी, क्योंकि उसने सुना था कि सास हमेशा बहू को सुनाती है, लेकिन यहाँ तो बहुत अलग था। वही यह सुनकर आदित्य का ने अपना सिर झुका लिया, जिस पर बीना जी ने गुस्से से कहा, कुछ बोल रही हूँ आदित्य? जिस पर आदित्य कहा, सॉरी माँ, आगे से ख्याल रखूंगा। जिस पर बीना जी ने नैन्सी की तरफ देखते हुए कहा, बेटा तुमने सुना ना, अगली बार से ये तुम्हें ऐसे ही अकेला छोड़ा तो या फिर तुम्हें परेशान किया तो मुझे बताना, मैं देखूंगी। जिस पर नैन्सी और हैरान हो गई, और ये कैसी सास है? ऐसी बहू की साइड कौन लेता है? वही मीना जी ने उसे देखते हुए कहा, देखो बेटा, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस पर आदित्य ने अपनी माँ को देखा, जैसे बोलना चाह रहा हूँ, सच में माँ आपको लगता है कि मैं इसे डरा रहा हूँ? वही यह सुनकर नैन्सी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। यह देखकर आदित्य ने उसे घूर कर देखा। वही बीना जी ने आगे कहा, चलो अब पहले तुम कपड़े चेंज करो, इन कपड़ों में तो तुम ना जाने कितनी बार गिर जाओगी, इसीलिए आओ पहले कपड़े चेंज करो। और उसे लेकर अंदर की तरफ बातें करते हुए जाने लगी। वहीं आदित्य को ये देखकर गुस्सा आ रहा था कि ये लड़की कितनी ज़्यादा चालाक है। आते ही उसकी माँ को अपने जाल में फंसा लिया। वहीं बीना जी ने नैन्सी को लेकर आदित्य के रूम की तरफ ले जा रही थी कि हॉल में बैठे हुए आदित्य की दादाजी और दादी जी ने और उसके हेड डैड ने जब उन्हें देखा तो दादाजी ने कहा, अरे बीना बहू को कहाँ ले जा रही हो, हमें भी तो मिलवाओ। जिस पर बीना जी ने मुस्कुरा कहा, अभी लेकर आती हूँ माँ, पहले इसके कपड़े चेंज करा दो कि इस साड़ी में चल ही नहीं पा रही है। जिस पर नैन्सी ने अपना सिर झुका लिया। वहीं दादी जी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ ठीक है करा लो। और फिर नैन्सी से कहा, बेटा कोई ज़रूरत नहीं है साड़ी पहनने की, जो अच्छा लगे वही पहनना। यह सुनकर उसे आदित्य की बात याद आ रही थी कि उसने क्या कहा था। ये आते हुए वह समझ गई कि उसने वह सब उसे सिर्फ परेशान करने के लिए कहा था, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। लेकिन वह उन सभी के सामने अपना गुस्सा कैसे दिखा सकती थी, जिससे वह चुपचाप मीना जी के साथ साथ आदित्य के रूम की तरफ जाने के लिए सीढ़ियों से होते हुए कॉरिडोर में जा रही थी कि तभी नैन्सी को दरवाज़ा खटखटाने की जोर जोर से आवाज़ आने लगी। वहीं यह रीना जी ने सुनी तो उन्होंने अपना सिर पीट लिया और गुस्से के साथ कहा, ये लड़का। वहीं दरवाजे खटखटाने की आवाज़ काफ़ी तेज हो गई थी, जिसकी वजह से नैन्सी उस रूम की तरफ देखा जिससे आवाज़ आ रही थी। जिस पर मीना जी ने मुस्कुराकर उससे कहा, आदित्य का छोटा भाई है कबीर और तुम्हारा शैतान देवर, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तब तक यहाँ से 3 रूम जाने के बाद सबसे लास्ट वाला रूम आदित्य का है, तुम मेरा वहाँ पर वेट करो, आओ ओके, मैं इसे देख कर आती हूँ। उसकी कही हुई बात सुनकर नैन्सी ने अपना सर हाँ में हिला दिया और वह वहाँ से आदित्य के रूम की तरफ बढ़ गई। वही आदित्य के सबसे लास्ट वाले रूम में पहुंची तो वहाँ पर पहुंचकर वह अपनी नज़रों को इधर उधर दौड़ाने लगी। उस रूम का कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड वाइट कलर था, जो कि नैन्सी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि उसे भी इसी तरह का इंटीरियर डिज़ाइन पसंद था। वहाँ पर हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा सलीके से रखी हुई थी। हालांकि वहाँ पर आदित्य नहीं था, लेकिन फिर भी वह रूम पूरा साफ सुथरा था। वह वहाँ पर रखी हुई सारी चीज़ों को देखने लगी। वहाँ पर हर
चीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव थी। तभी उसकी नज़र वहाँ पर लगी हुई एक पेंटिंग पर गई जिसमें ब्लैक एंड रेड गुलाब के फूलों की तस्वीर थी। वह पेंटिंग नैन्सी को इतनी पसंद आई कि वह उसके पास जाने लगी और खुद को बिल्कुल भी नहीं रोक पाई थी, क्योंकि उस रेड एंड ब्लैक रोज बहुत पसंद थे। यहाँ तक कि रोज वह उस रूम में बहुत सी चीज़ें थी जो कि उसे पसंद थी। वह फोटो के पास गई, वह सच में काफ़ी खूबसूरत था। वह उस पेंटिंग को काफ़ी गौर से देखने लगी, फिर वह उस पेंटिंग को तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगी और उसे छुआ। उसने जैसे ही उस पेंटिंग को छुआ तो उसे थोड़ी हल्की सी आवाज़ सुनी। उसने उसके कान खड़े हो गए, साथ ही उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने उस पेंटिंग को थोड़ा और अच्छे से छुआ और फिर दीवार पर हल्के से नॉक किया। ये करते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वह उसे ध्यान से देखने लगी और देखते हुए कहा तो इसके पीछे कुछ है, कोई सीक्रेट रूम या कुछ। फिर उसने इधर उधर देखा और फिर अपने चेहरे पर शैतान मुस्कुराहट के साथ कहा, तो ट्राई किया जाए, क्या है आखिर। मैं भी तो अपने ब्लैक हेड हस्बैंड की राज जानूं, क्या पता कब काम आ जाए। जिससे उसके चेहरे पर एक शातिर स्माइल अब बड़ी सी हो गई। वह ध्यान से देखने लगी आखिर ये खुलेगी कैसे, जिससे वह ध्यान से देख ही रही थी कि फिर उसने उस पेंटिंग को ध्यान से देखा और फिर उस पर अपना हाथ फेरने लगी जैसे कुछ ढूंढ रही हो। फिर उसके किनारे पर हाथ फेरने लगी, तभी उसके हाथ में रेड रोज पर जाकर रुक गए। उसने वहाँ पर अपनी उंगली से प्रेस किया और फिर थोड़ी देर बाद खड़ी हो रही। तभी वहाँ पर एक वह दीवार जो पेंटिंग थी वह सामने से हट गई और वहाँ पर अंदर जाने का रास्ता दिखाई देने लगा, लेकिन वहाँ पूरा अंधेरा था जिससे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिर रूम में है क्या। उसने यह देखकर फिर उसने अपने फ़ोन की टॉर्च से स्विच बोर्ड को ढूंढा और लाइट ऑन की। वह अंदर देखती है क्या है, तभी वह दरवाज़ा वापस से बंद हुआ जिससे नैन्सी की नज़र वहाँ पर चली गई। तो उसने बंद दरवाजे को देखा और फिर उसे छोड़ते हुए वापस से अपनी नज़रों को रूम की तरफ किया, लेकिन जैसे ही उसने उस रूम को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वहीं जैसे ही अपनी जगह पर जम गई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे सांप सूंघ गया हो। उसने अपना एक कदम पीछे लेते हुए हैरानी से कहा, ये सब क्या है, ये आखिर ऐसा क्या है उस रूम में जिसमें। देखकर नैन्सी इतनी हैरान हो गई थी, आखिर क्या होने वाला है आगे, क्या होगा जब ये बात आदित्य को पता चलेगी कि कोई उसके सीक्रेट रूम में चला गया है। वहीं दूसरी तरफ वीना जी गुस्से से उस कमरे को खोला तो सामने कबीर खड़ा हुआ था। उसके बाल इधर उधर बिखरे हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने नहाया नहीं है और अभी भी सोकर उठा हुआ है। उसने सही से मुंह को भी साफ नहीं किया था। उसने सिर्फ पैंट पहन रखी थी, ऊपर से पूरी तरीके से वह शर्टलेस था जिसमें उसकी मस्क्यूलर बॉडी साफ दिखाई दे रही थी। अगर इस वक्त कोई लड़की उसे देखती तो जैसे उस पर दिल ही हार जाती। आखिर वह इतना हैंडसम जो था। लेकिन जैसे ही वीना जी ने दरवाजे को खोला वैसे ही गुस्से के साथ कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम्हारी एक तो तुम तो 2 रातों से लगातार सोए जा रहे हो और अब इस तरीके से दरवाजा पीट रहे हो। उनकी कही हुई बात को सुनते ही कबीर ने अपना मुंह खोलते हुए हैरानी के साथ कहा, माँ कितना बड़ा झूठ बोल रही हैं आप। सच में आपको नहीं पता क्यों दरवाज़ा पीट रहा था मैं। एक तो मुझे 2 दिन से यहाँ पर बंद करके रखा हुआ है और ना तो मुझे कुछ खाने को दिया जा रहा है और ना ही कुछ पीने को। मारने का इरादा है क्या। उसकी कही हुई बात को सुनकर बीना जी ने घूरते हुए कहा, अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी ही रही ना तो फिर बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम। रोज़ रोज़ पार्टी कौन करता है। अपने भाई को देखो, दिन रात मेहनत करता है और लगा रहता है, लेकिन तुम हो उनकी ना हेल्प करते हो ना ही कुछ कोई काम करते हो, सिर्फ नशा और पार्टी। सच में मुझे डाउट हो रहा है कि तुम मेरे ही बेटे हो ना। जिस पर कबीर ने दिल को कसकर पकड़ते हुए हैरानी का नाटक करते हुए कहा, रोते हुए कहा, क्या कहा, क्या कहा माँ। आप सच में मेरी माँ ही है ना। कोई माँ अपने बच्चे को के बारे में ऐसे कैसे सोच सकती है। क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती। वह रोने लगा, जिस पर बीना जी ने अपनी आंखें दिखाते हुए कहा, ये अपनी ओवर एक्टिंग करना बंद करो, समझ में आया। जिस पर कबीर ने नाराजगी के साथ कहा, माँ सच बोल रहा हूँ मैं, आप मेरे साथ हमेशा ऐसा ही करती है, कमरे में लॉक कर देती हैं। अब भाई उन्हें तो बहुत प्यार करती हैं आप। कभी कभी लगता है मैं आपका बेटा नहीं हूँ, जैसे भाई की तरह
मैं भी कहीं से उठा कर लाया गया हूँ। यह बात बोलते बोलते उसका मुंह अपने आप बंद हो गया और उसने अपने अपने होंठ को कसकर काट लिया। वहीं यह बात को सुनते ही बीना जी ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर दे दिया। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। थप्पड़ पड़ने से कबीर का मुंह से चू तक नहीं निकली थी। वह जानता था कि उसने इस बार गलत बोल दिया है। वहीं बीना जी ने गुस्से के साथ कहा, सच में कबीर, तुमसे इस बात की मुझे उम्मीद नहीं थी। जिस पर कबीर ने अपनी बात को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, सॉरी माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। जिस पर बीना जी ने अपना हाथ दिखाकर उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, बिल्कुल चुप हो जाओ कबीर, बहुत हुआ तुम्हारा। तुम्हारा भाई तुम्हें सही करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें उन चीज़ों को बचाना चाहता है और तुम सही में, तुम तो जैसे सुधरने का नायक ही नहीं हो। लेकिन आज तुम ये बोलकर अपनी लिमिट को क्रॉस किया है। आइंदा अपनी जुबान पर लगाम रखना। मैं आज के बाद कभी भी ये सुन ना लूँ, वरना तुम्हें इस घर से बाहर निकलने के बारे में एक बार भी नहीं सोचूंगी। और छे, तुम्हारी यश और हमारा आराम तुम्हारा भाई तुम्हें दे रहा है ना, वो सारे तुमसे अलग कर दोगे। घूमते रहना और करते रहना जितनी मस्ती करनी है, लेकिन खुद के पैसे कमा कर, समझे। और वह गुस्से से वहाँ से चली गई। वहीं उसके जाने के बाद कबीर के चेहरे पर अफसोस साफ दिखाई दे रहा था। उसने खुद पर गुस्सा करते हुए बालों को पकड़ते हुए कहा, कबीर, तुम ये कैसे बोल सकते हो, सैम ऑन यू। वहीं आदित्य के सीक्रेट रूम के अंदर नैन्सी ने जैसे ही अपनी नज़रों को उस कमरे की तरफ किया, वैसे ही उसकी आंखें जैसे खुली की खुली रह गई। उसने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ये सब क्या है। ये सब, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसे जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उस कमरे में हर तरफ बड़ी बड़ी सी पेंटिंग रखी हुई थी, जिसमें समझ आ रहा था कि जरूर ये किसी ने बनाई है। और उन पेंटिंग्स पर जो तस्वीर बनाई गई थी वह किसी और की नहीं बल्कि माफिया की, क्यों, नैन्सी राजवंश की थी। वहाँ पर जितनी भी पेंटिंग्स रखी हुई थी उन सभी में नैन्सी ही थी। साथ ही उसके कमरे की दीवारों पर नैन्सी की फोटोज लगी हुई थी। हर तरफ सिर्फ नैन्सी ही नैन्सी थी और हर किसी की उसका कोल्ड लुक, एटीट्यूड, हार्टलेस साफ दिखाई दिए जा रही थी। लेकिन जो पेंटिंग बनाई गई थी उन सभी में वह मुस्कुरा रही थी, जैसे कि जिसने भी बनाई थी वह उसकी मुस्कुराहट को बनाने की कोशिश कर रहा हो। आखिर नैन्सी कैसी लगेगी मुस्कुराते हुए। नैन्सी हैरानी के साथ सभी पेंटिंग देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसकी इतनी सारी फोटोज कहाँ से आई और इतनी पेंटिंग किसने बनाई। वह हैरानी और असमंजस के साथ उन फोटोज की तरफ बढ़ने लगी और उन्हें गौर से देखने लगी। गौर से देखने पर हर तरह एक फोटो और पेंटिंग वह काफ़ी ज़्यादा कमाल की दिखाई दे रही थी, जिसमें यह काफ़ी सारी पेंटिंग में वह पेंटिंग बनाने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होगा। लेकिन नैन्सी के दिमाग में तो यही चल रहा था कि आखिर ये सारी पेंटिंग बनाई किसने और उसकी फ़ोटो यहाँ पर कैसे आई। वह आंखें फाड़ कर पेंटिंग्स को देख ही रही थी कि तभी वह एक और पेंटिंग को देखती है। उसे देखते ही वह जैसे सदमे में चली जाती है, क्योंकि वह पेंटिंग जो बनाई गई थी वह बिल्कुल उस सीन की तरह थी जब उसकी मौत हुई थी, जब वह सिर से नीचे गिर रही थी। यह पेंटिंग को देखकर जैसे उसका दिमाग हिल गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये पेंटिंग बनाई किसने। उसके दिमाग में कई सारे सवाल दौड़ने लगे और न जाने अनगिनत बातें चलने लगी। वह उस पेंटिंग को देखते हुए पीछे होने लगी और अपना सिर ना में हिलाने लगी। वहीं उसकी आंखों में वही सीन चलने लगा जब वह ऋषभ की तरफ देखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पानी में गिर रही थी। उसका वह धोखा अपनी आंखों के सामने चलता हुआ दिखाई दे रहा था। वह पानी में गिरते हुए भी कितनी शिद्दत से ऋषभ को देख रही थी। यह सब याद आते उसकी सांसें वापस से उखड़ने लगी। उसने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये भी मेरी मौत का जिम्मेदार है, नहीं, ये कैसे हो सकता है। लेकिन अगर ये आदित्य के रूम के अंदर है, यानी कि यह आदित्य का ही है, कोई सीक्रेट रूम है और वहाँ यहाँ पर ये सारी पेंटिंग जरूर उसने ही बनाई होंगी, वरना उसे कैसे पता मैं ऐसे मरी थी। क्या सच में ये भी उन्हीं के साथ मिला हुआ था। वह अब जैसे उछल उलझती जा रही थी, जैसे वह आदित्य पर शक होने लगा था कि कहीं उसकी मौत के पीछे आदित्य ही तो नहीं था। वह भी अच्छे से जानती थी कि उसकी मौत ऐसे ही नहीं हुई थी।
इसके पीछे न जाने कितने लोगों की चाल शामिल थी और न जाने कब से प्लानिंग बनाई जा रही थी, जिसकी वजह से उसे आदित्य पर भी शक होने लगा था, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आदित्य के लिए गुस्सा साफ दिखाई देने लगा था। साथ ही उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा गुस्से से डार्क हो गई थी। उसके दिल में दर्द होने लगा। उसने अपने दिल पर हाथ रखा हुआ था और दीवार से अपना हाथ टिका कर खुद को खड़ा रखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसकी सांसें काफ़ी ज़्यादा तेज हो रही थी। क्या होगा आगे? क्या सच में नैन्सी की मौत के पीछे आदित्य भी है? अगर नहीं तो उसने यह सारी पेंटिंग क्यों बनाई है? आखिर उसे कैसे पता चला कि नैन्सी की मौत के बारे में? और क्या आदित्य बीना जी को खून नहीं है? क्या पहचान है आदित्य की? लेकिन फिर उसकी नज़र वहाँ पर रखी हुई बनी हुई पेंटिंग पर जाने लगी, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर उसके दिमाग में आने लगा, नहीं ज़रूर कोई और बात है। अगर वह उसे मारने की प्लानिंग कर रहा था तो फिर उसने इतनी सारी पेंटिंग्स क्यों बनाई? आखिर ये सब बनाने के पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है? जबकि वह तो आदित्य को जानती भी नहीं थी। हालांकि उसे पता था कि आदित्य बिजनेस वर्ल्ड पर राज करता है, बट उसने ना तो उसे देखा था, ना ही उसने उस पर बिल्कुल भी ध्यान दिया था। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब होता था। यह सब सोचते हुए ही वह अपने सामने उसी पेंटिंग को और भी ज़्यादा गौर से देखने लगी। उसके दिल में अभी अभी दर्द हो रहा था, जिसे वह कंट्रोल कर रही थी। जिससे जब वह उसे काफ़ी देर से देखा तो उसे पेंटिंग के अंदर उसे अपनी सिप के अलावा एक और सिप दिखाई दी। यह देखकर उसकी आंखें थोड़ी सी शौक से बड़ी हो गई। वह सोचने लगी, यह दूसरी सिप कहाँ से आई? क्योंकि उसी समुद्र के बीच कहाँ से आई? क्योंकि उस समुद्र के बीच तो सिर्फ उसकी ही सिप मौजूद थी। फिर ये सिप किसकी है? और उसे सिप पर ऊपर एक लड़का खड़ा दिखाई दिया, जिसे कुछ लोगों ने पकड़ रखा था, जैसे कि वह बॉडी गार्ड हो। इसके अलावा उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह लड़का कौन है, ये सिप कहाँ से आई। और वह जैसे किसी काफ़ी ज़्यादा उलझ गई थी। तभी उसकी नज़र वहाँ साइड टेबल पर रखी हुई डायरी पर पड़ी। उसने जब उस डायरी को देखा तो उसे अजीब लगा कि पेंटिंग रूम में डायरी क्या कर रही है, जिससे उस डायरी को के पास जाती है और उसे उठा लेती है और उसके खोल कर देखती है। तभी उसके कानों में बीना जी की आवाज़ आती है, जो कि उसे ही पुकार रही थी। यह सुनते ही वह उस डायरी को देखती है और फिर आवाज़ को सुनती है और जल्दी से वहाँ से पकड़ी न जाए, इसीलिए वह वहाँ से जाने का फैसला लेती है और अपने अपने साथ हाथ में पकड़ी उस डायरी को भी अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, शायद मेरे सवालों का जवाब इसमें हो। जिसमें वह जल्दी से वहाँ से निकलने का सोचती है। जब उसे लगता है अब बीना जी की आवाज़ नहीं आ रही है, वह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाती है और वहाँ पर सब वापस से पहले की तरह हो जाता है। वही वह रूम में देखती है तो बीना जी वहाँ पर नहीं थी। यह देखकर वह जल्दी से उस डायरी को कहीं पर छुपाने की जगह ढूंढने लगती है। साथ ही वह जगह को ढूंढने के साथ अपने मन में बोलती है, हद है, कैसे कैसे दिन आ गए। माफिया की क्वीन अब चोरी करने लगी, चोरी करने वाली चोर भी बन गई है। जिससे वह काफ़ी जगह सोचते हुए जल्दी से उस डायरी को कुशन के नीचे छुपा देती है और फिर जल्दी से उस रूम के बाहर निकलते हुए देखती है कि बीना जी बाहर रूम से जाकर उसे आवाज़ दे रही थी, जिस पर उसने अपनी आवाज़ चेहरे पर बनावटी मुस्कान बुलाते हुए अपनी हड़बड़ाहट में कंट्रोल करते हुए कहा, हाँ माँ मैं यहाँ हूँ, क्या हुआ, आप बुला रही हैं? जैसे उसकी आवाज़ को बीना जी ने सुना वैसे ही उन्होंने उसकी तरफ देखा। फिर उसके अंदर आते हुए कहा, अरे बेटा तुम कहाँ से चली गई थी? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, मैंने तुम्हें देखा था, तुम रूम में नहीं थी। नहीं, कहाँ पर थी? जिस पर नैन्सी ने बहाना बनाते हुए कहा, मैं बालकनी में खड़ी हुई थी, मैं कुछ सोच रही थी, जिससे मैंने आपको आवाज़ नहीं सुनी। इस पर बीना जी ने अपना सर पीटते हुए कहा, मैं बीना कितनी पागल हूँ, मैं रूम में गई लेकिन बालकनी में तो गई ही नहीं। पता नहीं मेरा बेटा दिमाग कहाँ चलता है। चलो कोई नहीं, अब तो तुम मिल ही गई हो। मैंने तुम्हारे लिए कपड़े निकाल कर वहीं बेड पर रख दिए, तुमने देखी क्या? बेड पर ही रखी हुई है, इसीलिए जाकर कपड़े को चेंज कर लो और देख लो तुम्हारे सही आ जाए तो। क्या वो क्या है ना, मैंने ये कपड़े महक के लिए रखे हुए थे, बट वो आई है नहीं, जिससे देख लो शायद तुम्हारी बन जाए। वहीं उसके मुंह से किसी लड़की का नाम सुनकर नैन्सी ने पूछा, माँ महक कौन? जिस पर बीना जी ने जवाब दिया, आदित्य की कजन है, जो कि यूं ही यूके की में रहती है और हर बार यहाँ पर घूमने आती है, बट इस बार नहीं आई, पता नहीं क्यों। जिस पर नैन्सी ने सोचते हुए कहा, ओह तो अच्छा। जबकि उसके दिमाग में तो अभी भी वही डायरी चल रही थी। उसके दिमाग में ये सब चल ही नहीं रहा था। वहीं उसे कहीं भी
वहीं पर खड़े देखकर वीना जी ने उसके कंधे को थपथपाकर कहा, अरे बेटा क्या हुआ, कहाँ खो गई? जिस पर नैन्सी ने होश में आते हुए कहा, अरे नहीं आंटी, कुछ नहीं। जिस पर वीना जी ने उसे घूर कर देखा, जिस पर नैन्सी ने जल्दी से हड़बड़ाते हुए अपनी बात को सही करते हुए कहा, सॉरी माँ, वो आंत नहीं है ना इसीलिए। जिस पर वीना जी ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, जानती हूँ, कोई कोई नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। और हाँ, तुम्हें मुझसे डरने या फिर हिचकने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे सामने बिल्कुल बच्ची की तरह रहो, जैसे कि तुम मेरी बेटी हो, मुझे अपनी सगी माँ ही समझ लो। ये घर पूरा तुम्हारा है और इस घर पर तुम्हारा पूरा हक है। तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो, जो चाहे वो कर सकती हो। यहाँ पर तुम्हें किसी भी चीज़ की रोक टोक नहीं होगी, तुम खुल के जी सकती हो, वह भी अपनी मर्जी से। और अगर पति परेशान करे तो मैं हूँ ना, मुझे बताना, उसे कान पकड़कर सीधा करने की जिम्मेदारी मेरी है, समझ में आया? और उन्होंने उसके दोनों गालों को प्यार से थपथपाया, जिस पर उनको इस तरीके से प्यार करते हुए देखकर नैन्सी के दिल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। उसकी माँ भी उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, उसे माँ प्यार बिल्कुल भी नहीं मिला था, वह तो अनाथ थी। हालातों ने उसके साथ ऐसा खेल खेला कि फिर उसके हाथों में पूरी मान थी, लेकिन कोई भी उसे प्यार करने वाला नहीं था। और जिसे वह सबसे ज़्यादा प्यार करती थी उसने ही उसे मौत के घाट उतार दिया था। यह सब सोचते ही नैन्सी की आंखों में आंसू आ गए। वहीं जब बीना जी ने उसकी आंखों में आंसुओं को देखा तो उन्होंने जल्दी से परेशानी के साथ कहा, अरे बच्चा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? और उन्होंने जल्दी से उसे गले लगाते हुए कहा, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम मेरी बातों से इमोशनल हो रहे हो, लेकिन सच में मुझे किसी भी चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो, जी सकती हो बेटा, इसमें रोने की कोई बात नहीं है। जिस पर नैन्सी ने कुछ नहीं कहा और वह वैसे ही उनके गले लगी रही। थोड़ी देर बाद वीना जी ने उसे खुद से दूर किया और फिर उसकी आंखों से आंसुओं को साफ करते हुए, चलो अब कपड़े चेंज करो, सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं नीचे, उनसे भी तो मिलना है। जिस पर नैन्सी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। वहीं नैन्सी जी बीना जी उसे नैन्सी रूम में लेकर चली गई। वहीं नीचे बैठा हुआ आदित्य बिल्कुल शांत था। वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग उससे सवाल कर रहे थे, वह सिर्फ उसका जवाब दे देता था, वो और कुछ नहीं बोलता था। सभी लोग बैठे हुए थे कि नैन्सी का वेट कर रहे थे। जब काफ़ी देर हो गई और दादाजी ने आदित्य की तरफ देखते कहा, दादी बेटा जाकर देख कर आओ, आखिरकार आपकी माँ अपनी बहू को लेकर कहाँ छुप गई हैं? मुझसे मिलने का इरादा नहीं क्या? उनका उनकी कही हुई बात को सुनकर आदित्य ने बीना जी की कुछ कहे अपना सर हाँ में हिला दिया और वह वहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। वहीं नैन्सी और बीना जी आदित्य के रूम में पहुंची तो नैन्सी ने देखा कि बेड पर पिंक कलर की कोई ड्रेस रखी हुई है और वहीं बीना जी ने उसे उठाकर नैन्सी के ऊपर लगाते हुए कहा, तुम सच में इसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगोगी। जिस पर नैन्सी ने उस ड्रेस को देखने लगी। वह एक अनारकली सूट था जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वही बीना जी ने मुस्कुरा कर कहा, जाओ जाकर चेंज करो, फिर हम जल्दी से सभी के पास जाना है, वरना सब समझ रहे होंगे कि मैं अपनी बहू को कहीं छुपा कर रख लिया है। इस पर नैन्सी ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। वह जाने वाली थी कि तभी बीना जी को ढूंढते हुए वहाँ पर कबीर आ गया। उसने बीना जी के सामने आकर कहा, माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए ना, मुझे पता नहीं था कि मैं सच में पागल पागल हूँ, पता नहीं कैसे, प्लीज़ मॉम सॉरी ना, माफ़ कर दीजिए ना, मुझे सच में पता नहीं मेरे मुँह से कैसे निकल गया। कुछ भी नहीं करूँगा, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं। अब से आप जैसा चाहेंगे वैसे ही रहूँगा, लेकिन आप बस मुझसे नाराज़ मत होइए प्लीज़। माफ़ कर दीजिए, मैं अपने भाई के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचना सकता, सच में बोल रहा हूँ माँ। आप तो जानती हैं ना मैं उसे भी अपने भाई से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसने नैन्सी को नहीं देखा था। वहीं वह सुनकर नैन्सी कंफ्यूज होकर उसे देख रही थी, साथ ही वह कबीर की शर्ट ड्रेस देखकर हैरान थी। वहीं कबीर लगातार बीना जी से माफ़ी मांग रहा था। वहीं जब बीना जी ने उसे देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उन्होंने गुस्से के साथ कहा, कबीर अब नहीं, कोई माफ़ी नहीं मिलेगी तुम्हें, पता है थोड़ी देर बाद तुम फिर से वही बन जाओगे, इसीलिए भूल जाओ। जिस पर कबीर का चेहरा मुरझा गया। उसके चेहरे पर परेशानी और टेंशन साफ देखी जा सकती थी। उसे अपने द्वारा बोली गई बात का बिल्कुल भी काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा था, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा गिल्ट हो रहा था और वह उस गिल्ट को संभाल नहीं पा रहा था। इसीलिए वह अपनी माँ को माफ़ी मांगने आया था, जिससे उसने वापस से कहा, बट माँ, जिस पर बीना जी ने कूदते हुए कहा, लगता है इसके बाद तुम ऐसे नहीं सुधरने वाले। जिससे वह जल्दी से उसे मारने के लिए बढ़ी।
वहीं यह देखकर कबीर जल्दी से बचने के लिए भागा, तभी उसकी नज़र नैन्सी पर गई। उसे देखते हुए जल्दी से उसके पीछे छुपते हुए रोनी आवाज़ बोला, भाभी, प्यारी भाभी, बचा लो मुझे। और वह जल्दी से जाकर नैन्सी के पीछे उसके कंधे को पकड़कर खड़ा हो गया। वहीं यह देखकर बीना जी ने उसे घूरते कहा, कबीर, नैन्सी को छोड़ो। जिस पर कबीर ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं। और उसने और कसकर नैन्सी के कंधों को पकड़ लिया। जिस पर बीना जी ने आगे और कुछ बोलते तभी रूम में आदित्य एंटर हुआ। उसने वहाँ पर ये सब देखा तो एक एक करके सबको देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र कबीर के हाथों पर गई जो कि नैन्सी के कंधे पर थे, उसकी आंखें पता नहीं अपने आप ही डार्क हो गई। उसने अपने हाथ को मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। वहीं अब सब उसे देखने लगे थे। वहीं आदित्य जो कि जेलसी से कबीर के हाथ को देख रहा था, वह जल्दी से आगे बढ़ा और उसने आगे बढ़कर एक झटके के साथ कबीर के हाथ को पकड़ा और उसे मोड़ दिया। उसके हाथ मोड़ते ही कबीर काफ़ी तेज चीखा। उसने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, भाई भाई, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, मेरा हाथ भाई टूट जाएगा, छोड़ दो। क्या होगा आगे, क्या सुलझ पाएगी नैन्सी की सारी पेंटिंग्स का राज। आदित्य जब कमरे के अंदर आया और उसने जब कबीर के हाथ को नैन्सी के कंधों पर देखा तो उसके अंदर ना चाहते हुए भी एकदम से जैसे जेलसी के भाव उत्पन्न हो गए, उस जिसकी वजह से उसकी आंखें छोटी हो गई। वह जल्दी से आगे बढ़ा और फिर आगे बढ़ते हुए उसने कबीर के दोनों हाथों को पकड़कर नैन्सी के कंधों से हटाते हुए एकदम से मोड़ दिए, जिसकी वजह से कबीर जो कि संभल नहीं पाया था, उसके मुंह से अचानक से दर्द भरी चीख निकली। आह! उसके मुंह से आवाज़ निकलते ही सभी का ध्यान एकदम से आदित्य के ऊपर चला गया। वहीं जब कबीर ने आदित्य को देखा तो उसने अपने चेहरे का दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ कहा, अरे भाई, क्या कर रहे हो, दर्द हो रहा है, छोड़ दो भाई मुझे, क्या कर रहे हो, मेरा हाथ छोड़, टूट जाएगा। लेकिन उसके ये कहने पर भी आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया और वह गुस्से से बस कबीर को घूरता रहा। वहीं यह देखकर नैन्सी को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिरकार आदित्य ने उसके हाथ को ऐसे और क्यों पकड़ लिया। लेकिन फिर अचानक से नैन्सी की आंखें छोटी हो गई और वापस से उसके दिमाग में सिगरेट रूम के अंदर जो कुछ भी था उसने देखा था वह सब कुछ घूमने लगा। उसके चेहरे को काफ़ी गौर से देखने लगी तो गौर से देखने पर उसे एहसास हुआ कि ये लड़का काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। साथ ही उसके फेशियल फीचर भी काफ़ी ज़्यादा कमाल के थे। काली गहरी आंखें जो कि खाली थीं और पतले गुलाबी होंठ, एक परफेक्ट जो लाइन और माथे पर बिखरे हुए बाल जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे। उसे इतनी गौर से देखने पर एहसास हुआ कि उसने अब तक जितने भी लड़कों को देखा होगा उसमें से ये सबसे ज़्यादा हैंडसम यही लड़का है। लेकिन उसने अपने सिर पर झटका और यह क्या बकवास हो रही थी। फिर उसने आपसे घूरते कहा, आखिर तो क्या हो, तुम्हें जानकर रहूँगी, मुझे जानना है तुम्हारे बारे में सब कुछ कि आखिरकार तुम कितने राज अपने अंदर छुपाए हुए हो। आखिर क्यों तुमने मेरी पेंटिंग बनाई, आखिर कैसे जानते हो मुझे, तुम्हें कैसे पता चला मेरी मर्डर के बारे में कि मेरी मौत कैसे हुई थी, कि आखिर कैसे, आखिर कौन हो तुम। उसके दिमाग में आदित्य को देखते हुए यही सब कुछ चल रहा था। वहीं आदित्य का कबीर के हाथ को इस तरीके से पकड़ते हुए बीना जी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। वह नाराजगी से कबीर को घूर रही थी। वहीं जब कबीर ने देखा कि आदित्य उसके हाथ को छोड़ नहीं रहा है तो उसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, अरे माँ, बोलो ना भाई को मेरा हाथ छोड़े दे, देखो ना क्यों पकड़ा हुआ है, दर्द हो रहा है, प्लीज़ बोलो ना। मैंने तो अपनी गलती को भी माफ़ी मांग ही ली है, अब क्या, अब करूँगा भी नहीं। लेकिन उसके लिए कहने पर भी वीना जी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसके यह बोलते ही कबीर ने उसके हाथ को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया। जिस पर कबीर ने जल्दी से नैन्सी की तरफ देखते हुए कहा, भाभी भाभी, मुझे बचा लो प्लीज़, अपने इस शैतान पति से मुझे बचा लो। जिस पर नैन्सी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वहीं उसकी यह बात सुनकर आदित्य की आंखें और भी ज़्यादा छोटी हो गई। उसने अपनी नज़रें घुमाकर नैन्सी की तरफ देखा जो कि उसकी तरफ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रही थी। उसे इस तरीके से अपनी तरफ देखकर आदित्य को पता नहीं लेकिन अच्छा लग रहा था। वहीं कबीर ने जल्दी से फिर से कहा, भाभी भाभी, प्लीज़ बोलो ना भाई को। जिस पर नैन्सी ने जल्दी से अपने होश में आई और फिर वो हड़बड़ाती हुई उसके मुंह से यही निकला, हाँ क्या। जिस पर कबीर ने बिल्कुल रोनी जैसी शक्ल बनाते हुए कहा, अरे भाभी, अपने प्यारे से देवर को बचा लीजिए प्लीज़। जिस पर यह शैतान टॉर्चर कर रहा है। उसकी यह बात सुनकर नैन्सी के मुंह से हंसी निकलने वाली थी। वहीं वीना जी ने बीच में ही
आते हुए कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी हेल्प करने की, ये इसी लायक है। और हाँ, फिर उन्होंने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, इसे वापस से जाकर उसके कमरे में बंद कर दो, इसे बाहर निकलना ही बेवकूफ़ी है। उनकी कही बात सुनकर कबीर ने गुस्से के साथ कहा, माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? आप सच में मेरी माँ है ना? ऐसे कौन करता है अपने बच्चे के साथ? जिस पर मीना जी ने उसे घूरते हुए कहा, मैं करती हूँ, तुम्हें कोई ऐतराज़ है क्या? तो फिर यहाँ पर से निकल जाओ, निकल के दिखाओ। जिस पर कबीर बेचारे का दिल 4 टुकड़ों में बिखर गया हुआ है तो जोर जोर से रोने लगा वाला था। तभी आदित्य ने उनके कहने पर बीना जी की तरफ देखकर बोला, माँ, आप नीचे चलिए, सब वेट कर रहे हैं। और वह कबीर को खींचकर वहाँ से ले जाने लगा। जिस पर बीना जी को याद आया और उन्होंने जल्दी से नैन्सी से कहा, बेटा जल्दी से चेंज करो के आओ, सभी आपका वेट कर रहे हैं। जिस पर नैन्सी कबीर पर कुछ बोलने वाली थी, जिस पर बीना जी ने उसे बाथरूम की तरफ जाते हुए कहा, उसकी चिंता मत करो, वो पागल लड़का है, जब उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी तब भी वो उसे बाहर निकालेगी। सब कुछ टेंशन लेकर रखा है उसने, इसीलिए उसकी फिक्र मत करो और जल्दी से चेंज करो और चेंज करके जल्दी से नीचे आ जाओ, डिनर का भी टाइम हो रहा है, ओके बेटा। और यह कहते हुए उन्होंने नैन्सी को अंदर बाथरूम में भेज दिया और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। और फिर बीना जी खुद से मन बड़बड़ाते हुए बोलने लगी, इस लड़के का मैं क्या करूँ? सच में जीना हराम करके रखा हुआ है। भगवान इसकी कम बुद्धि कौन देता है? या तो इतनी भी नहीं देते तो कोने में बैठा तो रहता, लेकिन इतने तो पूरे घर वाले को नाक में दम करके रखा है, इसे सच में छोड़ोगे नहीं। और यह बोलते हुए उस रूम से बाहर निकल गई। नहीं, बाथरूम के अंदर नैन्सी के दिमाग में तो यही सब चल रहा था और वह जल्दी जल्दी से ये सब जानना चाहती थी, उसके सवालों का जवाब चाहती थी, जिससे उसे इस डायरी को पढ़ना था। बट वह इतनी श्योर भी नहीं थी कि उसे सच में जवाब मिलेंगे भी, लेकिन फिर भी वह जानना चाहती थी आखिरकार उसमें क्या लिखा है। और उसे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वह जल्द से जल्द इस पहेली को सुलझाना चाहती थी, जिस वजह से उसने अपने आप को देखा और अपनी पूरी शादी को तहस नहस देखा। उसे शादी में सच में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे बिल्कुल भी यह सब पहनना नहीं आता था और वह उसकी वजह से ना जाने आज कितनी बार गिरते गिरते बची थी। लेकिन फिर उसे याद आया कि आदित्य ने उसके साथ जानबूझकर किया था, जिसकी वजह से उसने गुस्से के साथ कहा, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बस एक बार मुझे इन सब सवालों का जवाब का पता चलने दो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। मुझे परेशान करके तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया है, मैं सच में तुम्हारी जान ले लूँ। और यह कहते हुए उसने इरिटेशन के साथ अपनी साड़ी को निकाल लिया और कपड़े को चेंज करने लगी। अब क्या होगा आगे? क्या नैन्सी सारे सवालों का जवाब पता लगा पाएगी? क्या राज है आदित्य के? क्या होगा इस कहानी में सुनने के लिए? पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। स्टोरी में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच। अगर स्टोरी पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करनी है आपको। थैंक यू।